हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मास्टर डिग्री में वुमेन्स एंड जेंडर स्टडीज MAWGS के खंड 2 में इकाई 1 अंतरराष्ट्रीय विमर्श, जिसमें आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं शिक्षित समाज में महिलाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, शिक्षित समाज में महिलाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिक्षित समाज में महिलाएं। वर्षों पहले जो महिलाएं उच्च शिक्षा पाने के लिए बहुत जोर देती थी उन्हें तमाम देशों में अनुचित माना जाता था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अमेरिकी शिक्षक एडवर्ड क्लार्क ने यह तर्क दिया था कि महिलाएं का मस्तिष्क अपेक्षाकृत अविकसित और उच्च शिक्षा की बौद्धिक दृढ़ता के लिए अनुपयुक्त होता है, और यदि महिलाएं विचार करने में अपनी ऊर्जा का बहुत अधिक उपयोग करेंगी तो उनके जीवन प्रजनन अंगों में ऊर्जा की कमी हो सकती है, जो कालांतर में उन्हें बांझ तक बना सकती है। कई देशों में स्नातक में महिलाओं की संख्या 20 से 30% से अधिक नहीं है, और दूसरे देशों में उनकी भागीदारी अभी भी काफी कम है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर AAUP द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट दर्शाती है कि शैक्षणिक सत्र 2003-4 में डॉक्टरल संकाय यानी PhD में पुरुष सदस्य महिलाओं की तुलना में 1 या 2 ही अधिक थे। इसकी तुलना में अपेक्षाकृत निचली रैंक में आने वाले सामुदायिक कॉलेजों के संकाय महिलाओं से ही भरे हुए थे। 2005-6 के शैक्षणिक सत्र के दौरान केवल 26% महिलाएं उच्च शिक्षा संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर काबिज थी, जबकि महिलाएं निचले स्तर के अधिगम संस्थानों जैसे परास्नातक, स्नातक या सहयोगी संस्थानों में पदासीन थी। विभिन्न संस्थानों में महिला संकाय सदस्यों की संख्या में अंतर इसमें शामिल अध्ययन के विषय के कारण भी हो सकती है। उदाहरण के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डिग्री के लिए पुरुष अधिक जाते हैं, और अधिकतर अनुसंधान विश्वविद्यालय में इन्हीं क्षेत्रों से लोगों की नौकरी पर रखने की संभावना अधिक रहती है। इस प्रकार सबसे बड़ी समस्या यह हो सकती है कि विश्वविद्यालय में महिला छात्रों और महिला शिक्षकों की अधिकांश भीड़ ऐसे विषयों में है जो परंपरागत तौर पर स्त्रीण माने जाते रहे हैं। अब जबकि कुछ संकेत है कि विज्ञान और गणित में कुछ हद तक जेंडर का अंतर कम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर लगता है कि प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई में यह बढ़ता जा रहा है। यहाँ पदों या रैंक का सवाल भी उठाया जा सकता है, क्योंकि यह भी चर्चा का एक संकेतन है कि सामान्य अवस्थाओं में महिलाएं कहाँ हैं। इससे सामने आता है कि अधिकतर महिलाएं निम्नतर पदों जैसे अनुदेशक, व्याख्याता और प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर पर ज्यादा काबिज होती जा रही हैं। वह भी पुरुष संकाय की सदस्यों की अपेक्षा उच्चतर पदों तक कम ही पहुंच पाती है। व्यवसायों की आर्थिक स्थिति पर आई वार्षिक रिपोर्ट यह खुलासा करती है कि 2004 के पूर्णकालिक प्रोफेसरों में से 26% महिलाएं थी, जबकि उनकी तुलना में 74% पुरुष प्रोफेसर थे। 2009 के उच्च शिक्षा तिथिगत पंचांग के अनुसार यह आंकड़ा 2007 तक अपरिवर्तित ही रहा। पाइपलाइन बहस का उपयोग विसंगतियों, रैंक और कार्यकाल की व्याख्या करने में किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार महिलाएं अभी भी पाइपलाइन में हैं और अंततः अपने पुरुष समकक्षों के दर से आगे प्रगति करने में लग जाएंगी। अकादमिक उपलब्धियों में समानता के बावजूद अकादमिक पदों पर भी महिलाओं की पदोन्नति पुरुषों के समान दर से नहीं होती, और निचले अकादमिक स्तर पर महिलाओं के लिए अब घर्षण से भी अधिक है, अर्थात उन्हें निम्न पदों पर लंबे समय तक बनाए रखा जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को पूर्णकालिक प्रोफेसर के पद तक पहुंचने में अधिक समय लगता है। फिर ऐसे भी संकेत मिलते हैं कि दोनों की डिग्रियां और योग्यताएं समान रहने के बावजूद पुरुष और महिला प्रोफेसरों के वेतन में विसंगतियों की ओर इशारा करते हैं। AAUP के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के बीच सभी पदों पर वेतन में अंतर
2.9% से 12.1% तक ही है। एक दूसरा संबंधित मानदंड महिलाओं के और पुरुषों के वेतन में असमान होना है। 1975-76 के एएयूपी की वार्षिक रिपोर्ट में पूर्णकालिक शिक्षकों के वेतन का विवरण जेंडर आधार पर प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार महिला संकाय सदस्यों की समग्र वेतन पुरुषों के वेतन का 81% था। 2009-10 की रिपोर्ट में भी यह अनुपात 81% ही था, जिससे यह पता चलता है कि 3 दशकों से अधिक अवधि में अमेरिकी कॉलेजों और विश्वविद्यालय के विभागों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बावजूद महिलाओं के वेतन में कमी की ओर कोई सुधार नहीं हो सका है। इससे आसानी से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि और यह साबित किया जा सकता है कि उच्च शिक्षा में अभी भी जेंडर असमानता जीवित है और अच्छी अवस्था में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं शिष्ट या सभ्य कार्य। महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और मानवीय गरिमा, वातावरण में सम्मानजनक और उत्पादक काम प्राप्त करने के अवसरों को बढ़ावा देने की रणनीति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा एक अवधारणा सभी के लिए सभ्य काम सामने रखी गई है। शिष्ट या सभ्य काम की अवधारणा इसके चारों स्तंभों रोजगार और उद्यम विकास, काम के समय अधिकार, सामाजिक संरक्षण और संवाद के साथ एक महत्वपूर्ण संदर्भ का निर्माण करता है, जिसका उद्देश्य विशेष तौर पर समाज के हाशिए पर ढकेल दिए गए समूहों के सशक्तिकरण पर केंद्रित रहते हुए समाजों को अधिक निष्पक्ष, संधारणीय, समतावादी बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसका नियोजन उस वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट के चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमि में किया है, जिसने पहले ही लाखों मजदूरों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से बेरोजगार कर दिया है। शिष्ट कार्य वैश्वीकरण और धन के निष्पक्ष वितरण के लिए पहली आवश्यकता है कि जो लंबी अवधि में सभी लोगों को लाभान्वित करेगा। विकासशील देशों के कामगारों को औद्योगिक क्षेत्र के अधिक सुरक्षित परिस्थितियों में काम करने वाले और रहने वाले लोगों को समर्थन और एकजुटता की अति आवश्यकता है। मारियो फ्लोरो और मिके मेयर्स ने यह तर्क दिया है कि विशेष तौर पर महिलाओं को सामाजिक अधिकारों और संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि वेतन अर्जक के रूप में उनकी भूमिका बढ़ने के बावजूद वही सार्वजनिक कमजोर और निर्बल लोगों में बनी हुई है। तमाम देशों में शिक्षा, परिवार, राजनीति, संस्कृति और धर्म में व्यापक रूप से प्रचलित बहु स्तरीय भेदभाव के चलते सामान्य तौर पर श्रम बाजार तक महिलाओं की पहुंच और विशेष तौर पर शिफ्ट कामों तक उनकी पहुंच अभी भी सीमित है। उन्हें अभी भी सम्मानजनक रोजगार, सामाजिक अधिकारों, सामाजिक संरक्षण और पारिवारिक संवाद से भी बहुत कुछ हासिल करना है, क्योंकि वे आज भी बच्चों की परवरिश और बुजुर्गों तथा बीमारों की तीमारदारी में लगी हुई है। सामान्य तौर पर पिछले दशकों में सभी क्षेत्रों में श्रमिकों के अधिकतर काम में लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ी है, फिर भी बहुत कुछ करने को बचा है। व्यापार, पूंजी प्रवाह और आर्थिक पुनर्गठन में तीव्र विस्तार ने काम के स्वरूप में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। उन्नत और विकसित बाजार अर्थव्यवस्था से स्थानांतरित होकर नौकरियां विकासशील देशों की ओर और औपचारिक क्षेत्र से स्थानांतरित होकर अनौपचारिक क्षेत्र में चली गई है। इन परिवर्तनों ने रोजगार के नए अवसर विशेष रूप से महिलाओं के लिए पैदा किए गए, लेकिन इसने अंतराल और असंतुलन को भी पैदा किया तथा साथ ही दुनिया के तमाम हिस्सों में महिला कार्मिकों को हाशिए पर रखने की प्रक्रिया जारी रही। महिलाओं की सभ्य या शिष्ट काम तक पहुंच विशेष रूप से उनके बच्चों को जन्म देने और उत्पादन कार्यों में लगे होने के दोहरे बोझ प्रभावित होता रहा है। इस बात ने और भी बोझ बढ़ाया है कि काम की परंपरागत अवधारणाओं में इसका हिसाब नहीं किया जाता। काम की परंपरागत अवधारणा सिर्फ सवेतन कार्य पर ध्यान केंद्रित रखा जाता है, जबकि बच्चों के लालन पालन से जुड़े श्रम में हुए बिना संबंधित परिवर्तनों की पड़ताल तक नहीं की जाती है। प्रभावशाली सामाजिक सिद्धांतों ने महिलाओं के दोहरे बोझ की समस्या को
प्रबलित ही किया है। समाज जीव विज्ञान ने पुरुषों और महिलाओं के प्राकृतिक अंतर पर बहुत जोर दिया है। मुख्य धारा के आर्थिक अवधारणाओं ने अनैतिक काम, गैर बाजार उत्पादन, सामाजिक मानदंडों और आर्थिक एजेंट्स के बीच संबंधों की कीमत पर व्यक्तिगत तार्किकता, प्रतियोगिता और बाजारू गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। अभी भी बिल्कुल हाल की अवधि में नारीवाद अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को मानव जीवन के प्रावधान के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हुए नए और व्यापक सिद्धांतों का विकास किया है। विभिन्न देशों की आर्थिक विकास के वक्र, विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथाएं और संस्थाओं के परिणाम स्वरूप शिष्ट काम तक महिलाओं की पहुंच में उल्लेखनीय अंतर पैदा होता है। यह अंतर न केवल पुरुषों और महिलाओं के बीच बल्कि शिक्षा, परिवार की संरचना, जाति वर्ग और सामाजिक सुरक्षा और कल्याण प्रोत्साहन तंत्र तक पहुंच के कारण भी प्रकट होता है। कार्यस्थलों पर शिष्ट काम की उपलब्धता और इस उपलब्धता की प्रकृति विभिन्न देशों और क्षेत्रों में काफी अलग है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो 1996 से 2006 के बीच महिला श्रम बल की भागीदारी की दर पुरुषों के 80% की तुलना में 53% ही और लगभग स्थिर रही है। वैश्विक श्रम बाजार में पिछले दशक के शुरुआती वर्षों में लैंगिक अंतर में कुछ कम होता दिखा, परंतु 2007-8 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद इसमें फिर से वृद्धि हो गई। इस संकट ने महिलाओं में बेरोजगारी की दर को काफी बढ़ा दिया और महिलाओं की 13 मिलियन नौकरियों को खत्म कर दिया। 21वीं सदी के पहले दशक में हालांकि रोजगार जनसंख्या अनुपात में लैंगिक अंतर 24.5% के उच्च स्तर पर बना रहा, परंतु महिलाएं और पुरुषों दोनों की श्रम बल में भागीदारी दर समान रूप से कम हुई। हालांकि क्षेत्रीय पृथकीकरण के आंकड़ों से पता चलता है कि महिलाओं के लिए सभी क्षेत्रों में रोजगार के विकल्प अपेक्षाकृत बहुत अधिक सीमित है। महिलाओं को अभी भी कुछ निश्चित प्रकार के रोजगारों में विलगित रखा गया है। 2012 में असुरक्षित रोजगार योजना महिलाओं का हिस्सा अर्थात परिवार में बगैर वेतन काम करने वाली महिलाओं और निजी तौर पर श्रमिक की तरह काम करने वाली महिलाएं जिनमें पास काम करने की शिष्ट परिस्थितियां नहीं होती हैं, पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है और श्रम संगठनों के माध्यम से अपनी बात रखने का अवसर नहीं होता। 50% था, जबकि वही पुरुषों का हिस्सा 48% रहा है। हालांकि उत्तरी अफ्रीका में उनके हिस्सेदारी में अंतर, मध्य पूर्व और उप सहारा अफ्रीका में यह अंतर बहुत गहरा था। विकासशील देशों में महिलाओं के खेतीहर मजदूरी से निकलने और विकसित देशों में औद्योगिक मजदूरी से निकलकर सेवा क्षेत्र में जाने के साथ कुछ समयावधि में यह क्षेत्रीय पृथकीकरण में काफी वृद्धि हुई है। इस प्रकार उनमें से 85% महिलाएं शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं में चली गई। इसी के साथ साथ यह भी देखा गया है कि महिलाओं की नौकरियों का अंशकालिक या अस्थायी होने की संभावना अधिक रहती है। तमाम देशों में महिलाओं की प्रमुखता से अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने लगी है और इस क्षेत्र में महिला कार्मिकों की हिस्सेदारी बढ़ती हुई प्रतीत होती है। 1980 के आरंभ से 1990 के दशक के अंत तक लैटिन अमेरिकी देशों और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के 20 देशों में और कई उत्तर समाजवादी देशों में वेतन में दिखने वाले लैंगिक अंतर में उल्लेखनीय कमी आई है और इन देशों में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में 80% तक मजदूरी अर्जित की है, लेकिन वेतन अंतराल में होने वाली यह कमी 2000 से 2010 के बीच लगभग सभी देशों में अवरुद्ध रही है। यह भी देखा गया है कि वेतन या मजदूरी में अंतराल औपचारिक क्षेत्र की अपेक्षा प्रायः अनौपचारिक क्षेत्र में अधिक रहा है और रोजगार के अनौपचारिक क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होने से वेतन के लैंगिक अंतराल में होने वाली कमी का निव्वल लाभ महिलाओं के लिए ही सीमित है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने शिक्षित समाज में महिलाओं के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।